हेलो इवन। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस किया था हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में। हर्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है ये फाइनली प्रूव करता है कि जो डीएनए है या आप बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है यही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जो न्यूक्लिक एसिड है इसके हम देखेंगे पहले जनरल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में इसके जो टाइप्स है मतलब डीएनए आरएनए उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में किस तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है ये कैरेक्टर का फॉर्मेशन करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड, देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है ये होता है सेल का सबसे इंपॉर्टेंट, या इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल, क्योंकि जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ये कोडेड फॉर्म में स्टोर करता है। सो न्यूक्लिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल। इंफॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल इंफॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल बिकॉज इट कैरीज इंफॉर्मेशन। इसके पास क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, या बोल सकते हैं इसके पास में होती है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इस वजह से इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल है वो होता है। इसके अलावा इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड है यही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। हाँ, केवल कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर आज भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। वो भी कुछ वायरस, सारे वायरस नहीं, कई सारे वायरस के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। बट कुछ वायरस कैसे हैं जिनके अंदर आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सिंपल सी बात यह है जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी आप बोल सकते हैं क्या, डीएनए। मेनली जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखिए जो न्यूक्लिक एसिड, पहले हम देखेंगे इसमें डिस्कवरी के बारे में। इसकी डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट है इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल को इन्होंने ऑब्जर्व किया। एंड जो न्यूक्लियर मटेरियल था इसको उन्होंने बोला न्यूक्लिन। ही ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियर मटेरियल inside the nucleus, फ्रेडरिक मिशर ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियर मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ न्यूक्लियर मटेरियल को ऑब्जर्व किया। एंड जो न्यूक्लियर मटेरियल था इसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, न्यूक्लिन। ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन। भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था इसलिए क्या बोल दिया इसको, न्यूक्लिन। अब इनके बाद में आते हैं एल्टमैन साइंटिस्ट। एल्टमैन, जो एल्टमैन है ये देखते हैं इसका केमिकल नेचर। जो एल्टमैन है एक्चुअल में ये पता करते हैं कि जो न्यूक्लिन है इसका केमिकल नेचर क्या है, मतलब ये एसिडिक है कि बेसिक है। और वो बताते हैं कि जो न्यूक्लिन है इसका जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिन है इसका जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसलिए उन्होंने न्यूक्लिन को क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने बताया केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिन। इन्होंने बताया कि जो केमिकल नेचर है न्यूक्लिन का वो क्या होता है। एंड इनके अकॉर्डिंग जो इसका केमिकल नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक।
तो न्यूक्लिन का जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। इस वजह से जो न्यूक्लिन है इसको क्या बोल दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। एल्ड मैंने ये बताया कि भाई जिस चीज़ के बारे में और जिसको टर्म दिया था मिशर ने, जिसको बोला था न्यूक्लिन, ये जो न्यूक्लिन है इसका जो केमिकल नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। इस वजह से उन्होंने जो न्यूक्लिन है उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। एंड तब से लेकर आज तक हम क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो ये तो हो गया इसमें इसकी डिस्कवरी के बारे में। अब देखिए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड काफ़ी लंबे बायोमोलिक्यूल होते हैं। ये होते हैं पॉलीमर, दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। Nucleic acids are polymer of nucleotides. Polymer of nucleotides. न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। मतलब जो कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब अरेंज होंगे उससे क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। तो हम डिस्कस करेंगे पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है ये मेनली दो चीज़ों का बना होता है। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है फॉस्फेट। एक तो होता है इसमें न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होगा। जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है तो क्या बोल देंगे उसको हम, न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड के पास में क्या नहीं है, न्यूक्लियोसाइड के पास में फॉस्फेट नहीं है। जब न्यूक्लियोसाइड के पास में फॉस्फेट भी आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। एंड जो न्यूक्लियोसाइड है ये इटसेल्फ बना होता है दो चीज़ों का। इसके होते हैं दो कंपोनेंट। जो न्यूक्लियोसाइड है इसके होते हैं एक्चुअल में दो कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। नाइट्रोजन बेस एंड दूसरा क्या होता है, शुगर। और जो शुगर है ये 5 कार्बन की होती है, पेंटो शुगर। 5 कार्बन शुगर यहाँ पे मिलती है, क्या बोलेंगे इसको, पेंटो शुगर। तो सिंपल सी बात है, आप ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड, देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है इसके एक्चुअल में होते हैं 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट। या ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जो न्यूक्लियोसाइड है ये किसका बना होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर का। सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोसाइड के पास में क्या नहीं है, न्यूक्लियोसाइड के पास में फॉस्फेट नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड में जहाँ फॉस्फेट भी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के बारे में। जो नाइट्रोजन बेस है इनको इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं या 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। जो नाइट्रोजन बेस है इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स हैं इनके अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन।
इसमें आते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन। एंड जो पायरिमिडिन है इसके अंदर आते हैं साइटोसिन, थाइमीन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरिन के अंदर आते हैं एडिनिन प्लस ग्वानिन, एंड जो पायरिमिडिन इसके अंदर आते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब देखिए इनमें से यानी कि टोटल अगर आप देखिए नाइट्रोजन बेस जो है ये होते हैं कितने, 5 टाइप के। इन 5 में से जो 3 हैं, इनमें से जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं एडिनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये जो 3 है ये तो कॉमन है, ये तो दोनों के अंदर मिलेंगे, डीएनए के अंदर भी एंड आरएनए के अंदर भी। ये 3 कॉमन है, एडिनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, दे आर प्रेजेंट इन डीएनए एज वेल एज आरएनए। लेकिन जो थाइमिन एंड यूरेसिल ये होते हैं काफ़ी स्पेसिफिक। थाइमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। थाइमिन केवल किस में मिलेगा, ये डीएनए के अंदर मिलेगा, आरएनए के अंदर नहीं मिलेगा। एंड जो यूरेसिल है ये मिलता है आरएनए के अंदर, ये डीएनए के अंदर नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सा ये है। देखिए 3 तो दोनों के अंदर मिलेंगे, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। अब डीएनए के अंदर एक और मिलेगा, कौन सा, थाइमिन। तो जो डीएनए है उसके अंदर हो जाते हैं कितने टाइप के नाइट्रोजन बेस, 4 टाइप के। 3 तो ये हो गए एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एक क्या हो गया यहाँ पे, थाइमिन। एंड जो आरएनए है उसके पास भी कितने टाइप के बेस मिलेंगे, 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस। 3 तो यही है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड एक क्या हो जाएगा, यूरेसिल। थाइमिन जो है ये डीएनए के अंदर मिलता है, आरएनए के अंदर नहीं मिलता। एंड जो यूरेसिल है इट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, नॉट इन डीएनए। इसके बाद में जो पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर, इसके भी टाइप होते हैं। ये होती है 2 टाइप की। पेंटोस शुगर जो है इसके होते हैं मेनली 2 टाइप। एक तो होती है राइबो शुगर, एंड एक होता है इसी का डेराइव्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये राइबोस शुगर और ये क्या है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। बस होता सिंपल सा ये, यहाँ पे जो शुगर होती है इसमें से जब हम एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं उसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। तो क्या बोल देंगे इसको, डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब जो स्ट्रक्चर है हम आगे देखेंगे। तो ये हो गए इसके कंपोनेंट। जो न्यूक्लियोटाइड है इसके एक्चुअल में आप देखोगे तो 3 कंपोनेंट है मेनली, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। ये 3 जो कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, जो तीनों मिलते हैं इनसे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अगर मान लीजिए केवल हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोस शुगर, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट भी ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब जो तीनों कंपोनेंट है इनके बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस, हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स। हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले किसके बारे में, पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स देखिए जो पायरिमिडीन है इसमें मिलती है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और जो रिंग है ये होती है एक्चुअल में 6 मेंबर रिंग। इसके अंदर मिलते हैं टोटल 6 मेंबर रिंग होती है। इट इज 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग।
इसके अंदर 4 तो होते हैं कार्बन, 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन। 4 तो क्या होते हैं कार्बन एंड 2 क्या होते हैं नाइट्रोजन, तो ये होती है एक 6 मेंबर्ड रिंग। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इसकी जो फंडामेंटल जो स्केलेटन है उसके बारे में। 4 कार्बन होते हैं एंड 2 क्या होते हैं नाइट्रोजन। जो इसका बेसिक स्केलेटन है, देखिए जो पायरिमिडिन है इसका जो बेसिक स्केलेटन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा पायरिमिडिन का बेसिक स्केलेटन, ये। तो यहाँ पे आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए जो नंबरिंग है इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये हो जाएगा क्या 6। 2 तो इसमें क्या है नाइट्रोजन है एंड 1 2 3 4 4 क्या है इसमें कार्बन। तो 4 कार्बन है और 2 क्या है नाइट्रोजन है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है पायरिमिडिन। ये है इसका एक बेसिक स्केलेटन। अब इसके अंदर कुछ ग्रुप्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से जो अलग अलग टाइप के जो पायरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेस है तो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले तो यूरेसिल के बारे में। तो पहले तो क्या करना है हमको, जो स्केलेटन है बेसिक इसको फॉर्म करना है। तो देखिए जो स्केलेटन है ये हो गया इसका स्केलेटन। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, बस ये NH यहाँ पे ये होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी क्या है C डबल बॉन्ड O, ये। और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ये हो गया क्या यूरेसिल। ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूरेसिल। इसमें आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये इसमें नंबरिंग हो जाएगी। ठीक, स्ट्रक्चर है किसका यूरेसिल का। यहाँ पे NH है, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी NH है, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O है और ये क्या है डबल बॉन्ड। देखिए यूरेसिल। इसके बाद में देखेंगे थायमिन के बारे में। जो थायमिन है, थायमिन एंड यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। जो यूरेसिल है इसमें जो 5th कार्बन है यहाँ पे आपको अटैच करना है क्या मिथाइल ग्रुप। जैसे ही यहाँ पे अटैच होता है मिथाइल ग्रुप तो क्या होगा, जो यूरेसिल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें थायमिन में। देखिए इसमें ये नाइट्रोजन, तो पहले तो हम बना लेते हैं जो इसका बेसिक स्केलेटन है। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। NH ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड है। बस यहाँ पे जो 5th कार्बन है यहाँ पे क्या आ जाएगा मिथाइल, यहाँ पे आ जाता है मिथाइल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यूरेसिल ये क्या हो गया अब थाइमिन, ये हो गया थाइमिन। इसका मतलब ये कि जो थायमिन, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, थायमिन इज एक्चुअली 5 मिथाइल यूरेसिल। यूरेसिल में अगर 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाएगा थायमिन। तो जो थायमिन है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, थायमिन इज एक्चुअली 5 मिथाइल यूरेसिल। ये एक बार एम्स के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको, 5 मिथाइल यूरेसिल। थायमिन इज एक्चुअली 5 मिथाइल यूरेसिल। इसके बाद ये तो हो गया यूरेसिल थायमिन। अब बचता है हमारा क्या, एक नाइट्रोजन बेस, कौन सा साइटोसिन। क्योंकि जो पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन 3 होते हैं, कौन कौन से, यूरेसिल होता है, थायमिन होता है, एक होता है साइटोसिन। अब हम देखेंगे साइटोसिन के बारे में।
ये पहले बना लिया इसका बेसिक स्केलेटन। इसमें देखिए ये यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे होता है बस अमीन ग्रुप। ये तो ये इतना सा इसमें डिफरेंस है। ये NH C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या होता है अमीन ग्रुप। तो ये बन गया क्या, साइटोसिन। ये है साइटोसिन। तो ये हो गया हमारे पायरिमिडिन्स, ठीक है ना। कौन कौन से, यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है एक्चुअल में, एक तो ये ध्यान रखें इसमें जो डिफरेंस है यूरेसिल एंड थाइमिन में। थाइमिन के पास में क्या एक्स्ट्रा है, मतलब जो यूरेसिल है इसके 5वें कार्बन पे क्या अटैच करना है आपको, मिथाइल, तो क्या बन जाएगा, थाइमिन बन जाएगा। एंड जो थाइमिन है, थाइमिन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल। देखिए जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से, तो उसके खैर कई सारे रीज़न हैं। उनमें से एक रीज़न ये भी है कि अगर हम नाइट्रोजन बेस के बेस पे भी देखते हैं तो जो इवन थाइमिन है, क्योंकि थाइमिन मिलता है डीएनए के अंदर, एंड जो यूरेसिल है वो मिलता है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। थाइमिन जो है इसमें जो एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है ये भी इसको एक तरह की जो एडिशनल स्टेबिलिटी है ये प्रोवाइड करता है। ये तो हो गए पायरिमिडिन। अच्छा, इसमें आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसका, ये जो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है इसको आप ध्यान रखेंगे। जब हम बात करेंगे कि भाई जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो पहले क्या होता है, पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड और फिर बनता है न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड है उसके बनते समय क्या होगा, जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस अटैच होगा किससे, पेंटोस शुगर से। तो जब हम बात करेंगे पायरिमिडिन्स के बारे में, मतलब ये है यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन, जब भी ये पेंटोस शुगर से अटैच होंगे तो अपना जो फर्स्ट नाइट्रोजन है, फर्स्ट नाइट्रोजन की मदद से ये अटैच होते हैं किससे, पेंटोस शुगर से। तो ध्यान रखना है। ये हो गया पायरिमिडिन्स के बारे में। अब हम देखेंगे इसके बाद में प्यूरिन्स। जो प्यूरिन्स है ये होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर, जो पायरिमिडिन है वो तो कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन जो प्यूरिन है वो कैसे होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। दो रिंग होती है इनमें, एक तो होती है पायरिमिडिन रिंग जो हम अभी देख चुके हैं, इनमें होती है दो रिंग। एक तो होती है कौन सी, पायरिमिडिन रिंग, पायरिमिडिन रिंग। दूसरी होती है कौन सी, इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग, पायरिमिडिन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग। तो ये दो रिंग। तो पहले हम बनाएंगे इसका स्केलेटन। ये तो हो गई इसमें क्या, पायरिमिडिन रिंग जो हम देख चुके हैं। जो पायरिमिडिन रिंग है ये होती है कैसी, 6 मेंबर्ड रिंग। एंड जो इमिडाजोल रिंग है ये होती है कैसी, 5 मेंबर्ड रिंग। अब क्या होता है कि जो ये इमिडाजोल रिंग है जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है, ये जाके इससे फ्यूज हो जाती है। तो ये रही एक्चुअल में क्या, इमिडाजोल रिंग। ये है 6 मेंबर्ड रिंग, एंड जो इमिडाजोल रिंग है ये होती है कैसी, 5 मेंबर्ड रिंग। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होती हैं तो यहाँ पे बनता है एक्चुअल में 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनता है। फ्यूज होने पे जो स्ट्रक्चर बनता है कैसा, 9 मेंबर्ड। क्योंकि आप टोटल जब काउंट करेंगे ये 9 मेंबर हैं, इनमें से 4 तो हो जाएंगे क्या, नाइट्रोजन, एंड 5 क्या हो जाएंगे, कार्बन। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। आप बोल सकते हो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये होता है 9 मेंबर का, जिसके अंदर टोटल आपको 5 तो मिलते हैं कार्बन प्लस 4 क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन। 5 कार्बन प्लस 4 नाइट्रोजन। पायरिमिडिन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग क्या होती हैं, फ्यूज होती है। उनकी वजह से जो 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, 5 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन। ये 1 2 3 4 ये क्या है, नाइट्रोजन है, बाकी के 5 क्या है यहाँ पे, कार्बन। ये तो होगी इसका बेसिक स्केलेटन। अब पहले हम देखेंगे एडेनिन के बारे में, क्योंकि जो प्यूरिन है दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पहले हम देख लेते हैं एडेनिन। अच्छा, इसमें भी देखिए जो नंबरिंग आप करेंगे
नंबरिंग कर सकते हैं इसमें। आपको खैर जो चीज़ ध्यान रखनी है एक्चुअल में, जब ये नंबरिंग आप करेंगे यहाँ से, एक्चुअल में ये जो नाइट्रोजन है ये है इसका 9th नाइट्रोजन, ये आपको मेनली ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पे जो पायरिमिडिन है इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा, फर्स्ट नाइट्रोजन। जब पायरिमिडिन पेंटोस शुगर के साथ में अटैच होगा तो अपना जो फर्स्ट नाइट्रोजन है उसकी मदद से अटैच होता है। लेकिन जो यहाँ पे होते हैं प्यूरिन, जो प्यूरिन है ये जब अटैच होंगे पेंटोस शुगर के साथ में तो अपना जो 9th नाइट्रोजन है ये इसकी मदद से अटैच होते हैं। तो देख लेते हैं हम पहले तो किसके बारे में, एडेनिन के बारे में। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, पहले हम बना लेते हैं इसका स्केलेटन। ये यहाँ पे लगाना है बस क्या, अमीन ग्रुप ये। तो ये हो गया क्या, एडेनिन, ये हो गया एडेनिन। ये है एडेनिन और ये जो है ये हो जाएगा इसका क्या, 9th नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे ग्वानिन के बारे में। इसमें बस छोटा सा चेंज है, यहाँ पे जो अमीन ग्रुप था, जो अमीन ग्रुप है एक्चुअल में ये आता है यहाँ पे, ये यहाँ पे आता है अमीन ग्रुप। एंड यहाँ पे रहता है इसमें C डबल बॉन्ड O, ये बस ये इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। ये हो जाएगा NH और ये यहाँ पे भी NH। तो ये हो गया क्या, ग्वानिन। तो ये क्या आपके स्ट्रक्चर प्यूरिन के अंदर आता है क्या, एडेनिन एंड ग्वानिन। इसमें आपको मेनली ध्यान क्या रखना है कि इसका जो 9th नाइट्रोजन है इसकी मदद से, मतलब जब भी एडेनिन एंड ग्वानिन जब किसी पेंटोस शुगर से अटैच होंगे तो अपना जो 9th नाइट्रोजन है इसकी मदद से ये पेंटोस शुगर से अटैच होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पायरिमिडिन्स के बारे में, तो इसमें मतलब यह है कि यूरेसिल थाइमिन या साइटोसिन जब भी पेंटोस शुगर से अटैच होंगे तो अपना जो फर्स्ट नाइट्रोजन है उसकी मदद से ही अटैच होते हैं। ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, नाइट्रोजन बेस के बारे में। अब हम देखेंगे इसमें पेंटोस शुगर के बारे में। सेकंड जो कंपोनेंट है वो क्या है, पेंटोस शुगर। फाइव कार्बन की यहाँ पे शुगर मिलती है। एंड जो पेंटोस शुगर है एक्चुअल में इसके होते हैं दो टाइप, एक तो है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, C5H10O5, C5H10O5। जो राइबोस शुगर है इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जैसे ये बना रहे हैं राइबोस का स्ट्रक्चर। इसमें ये है OH, यहाँ पे होता है HOH, यहाँ पे है HOH एंड ये यहाँ पे है CH2OH,
CH2OH। नंबरिंग कर लें इसमें, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन। ये होती है 5 कार्बन की शुगर, राइबोस शुगर। अब हम देखेंगे किसके बारे में, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर, देखिए इसमें क्या होता है, बस एक जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, C5H10, यहाँ पे O5 था तो ये हो जाएगा क्या, O4, क्योंकि एक ऑक्सीजन बस इसके पास में कम होता है, बाकी चीजें सब सेम है। इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर है राइबोस शुगर के, बस यहाँ पे क्या होता है, सेकंड जो कार्बन है, सेकंड कार्बन पे राइबोस में क्या था, OH था, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये होता है रिमूव, और क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। देखिए यहाँ पे ये OH H सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे जो सेकंड वाला कार्बन था H और यहाँ भी H बचा, सेकंड वाले कार्बन से जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, रिमूव जाता है, मतलब यहाँ पे होता है डीऑक्सीजनेशन, इस वजह से क्या बोल दिया इसको, डीऑक्सी राइबोस शुगर। HOH एंड ये H, ये CH2OH। नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेनली, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, कि जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर के अंदर जो सेकंड कार्बन होता है, सेकंड कार्बन पे क्या होता है, OH। इस OH की वजह से जो राइबोस शुगर, देखिए जो OH जो है ये होता है काफ़ी रिएक्टिव। अब जब ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इस वजह से क्या होगा, जो राइबोस शुगर है ये होती है क्या, लेस स्टेबल, ये हो जाएगी कम स्टेबल। लेकिन जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है इसमें क्या होता है, जो सेकंड कार्बन है वहाँ से जो ऑक्सीजन है उसका होता है रिमूवल। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये कि जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं है, जब OH नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मीन्स मोर स्टेबल, ये मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल। तो इस वजह से क्या होता है, जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है ये ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, राइबोस शुगर से। एंड जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है ये मिलती है डीएनए के अंदर, जो राइबोस शुगर है ये मिलती है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। इस वजह से जो डीएनए है वो होता है ज़्यादा स्टेबल, एंड जो आरएनए है ये होता है कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। देखिए और भी खैर रीज़न है कि क्यों जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से, उनमें से एक रीज़न ये हो जाएगा कि जो डीएनए है उसके अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, जिसमें सेकंड कार्बन पे OH नहीं है, लेकिन जो आरएनए है उसके अंदर मिलती है राइबोस शुगर, जिसमें क्या है, सेकंड कार्बन पे होता है OH एंड दिस OH इज रिएक्टिव। जब ये रिएक्टिव है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा लेस स्टेबल। तो ये हो गया पेंटोस शुगर के बारे में। तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें, नाइट्रोजन बेस देखा पहले तो, उसके बाद में क्या देखा हमने इसमें शुगर के बारे में। अब हम देखेंगे इसमें तीसरा कंपोनेंट, फॉस्फेट। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे होता है फॉस्फोरिक एसिड, जो फॉस्फोरिक एसिड है ये प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, H3PO4। इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये है फॉस्फोरिक एसिड, दिस फॉस्फोरिक एसिड प्रोवाइड्स फॉस्फेट ग्रुप। तो हो गए 3 कंपोनेंट। फर्स्ट जो कंपोनेंट था वो हमने देखा कौन सा, नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस से ये होते हैं मेनली 2 टाइप के, पायरिमिडिन, दूसरे होते हैं प्यूरिन। जो पायरिमिडिन है इसके अंदर क्या क्या आते हैं, यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। उसके बाद हमने क्या देखा प्यूरिन्स के बारे में, जो प्यूरिन से इसमें आते हैं क्या, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये तो अगेन नाइट्रोजन बेस। उसके बाद हमने क्या देखा शुगर के बारे में, पेंटोस शुगर, जिसके भी 2 टाइप है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। एंड जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तो हो गए किसके, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट।
अब हम देखेंगे किस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, जो शुगर होती है, पेंटोस शुगर से कौन अटैच होगा, नाइट्रोजन बेस। पेंटोस शुगर से जब नाइट्रोजन बेस अटैच होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में कि किस तरह से जो न्यूक्लियोसाइड है इसका फॉर्मेशन होता है। ये न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, जो शुगर है उसमें अटैच होगा क्या, नाइट्रोजन बेस। ये है शुगर या पेंटो शुगर, शुगर से अटैच होता है नाइट्रोजन बेस। इससे अटैच होता है कौन, नाइट्रोजन बेस। तो देखिए पहली बात तो ये कि जो नाइट्रोजन बेस है जब ये शुगर से अटैच होगा तो शुगर के कौन से कार्बन पे अटैच होगा, जो शुगर है इसका जो फर्स्ट कार्बन है, शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है कौन, नाइट्रोजन बेस। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, जो नाइट्रोजन बेस है अपने किस एटम की मदद से, नाइट्रोजन बेस के पास में कार्बन भी होते हैं एंड नाइट्रोजन भी होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस जो है अपने किस एटम की मदद से शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा, तो जवाब इसका क्या है, नाइट्रोजन की मदद से। जो नाइट्रोजन बेस है अपने नाइट्रोजन की मदद से, जो नाइट्रोजन एटम है उसकी मदद से अटैच होता है किससे, शुगर के साथ, और यहाँ पे बनता है एक बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस किसकी मदद से अटैच होगा, नाइट्रोजन की मदद से। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, हमने देखा था अभी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन, दूसरे कौन से होते हैं, पायरिमिडिन। जो पायरिमिडिन है ये अटैच होते हैं फर्स्ट नाइट्रोजन की मदद से, एंड जो प्यूरिन है ये अटैच होते हैं किसकी मदद से, नाइन्थ नाइट्रोजन की मदद से, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जो पायरिमिडिन है ये तो अटैच होंगे अपना जो फर्स्ट नाइट्रोजन है इसकी मदद से, एंड जो प्यूरिन होते हैं ये अटैच होते हैं अपने नाइन्थ नाइट्रोजन की मदद से। तो यहाँ पे इसको हम लिख भी लेते हैं, जो नाइट्रोजन बेस है फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पायरिमिडिन और नाइन्थ नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन। फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पायरिमिडिन और नाइन्थ नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन, इसकी मदद से जो नाइट्रोजन बेस से अटैच होते हैं, यहाँ पे बनता है बॉन्ड, एंड ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हो गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या मिलता है, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। जो शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है कौन, नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस है ये अपने नाइट्रोजन की मदद से अटैच होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पायरिमिडिन, तो जो पायरिमिडिन है ये अपना जो फर्स्ट नाइट्रोजन है इसकी मदद से अटैच होगा, एंड जो प्यूरिन है ये अटैच होता है अपने नाइन्थ नाइट्रोजन की मदद से। जो बॉन्ड बनता है बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस क्या बोलते हैं इसको हम, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। टी तो हो गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। सिंपल सी बात ये है, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है क्या, नाइट्रोजन बेस, एंड बॉन्ड का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब हम देखेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या अटैच होगा, एक्चुअल में जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर अटैच होगा क्या, फॉस्फेट। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अब, न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये तो है शुगर, पेंटोस शुगर
और जो शुगर है इससे अटैच हो चुका है कौन, नाइट्रोजन बेस। शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उस पे तो कौन अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस। शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है इस पे तो कौन अटैच है, नाइट्रोजन बेस। और ये बॉन्ड यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये तो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, जिसमें कि जो शुगर है, शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उस पर तो क्या अटैच है, नाइट्रोजन बेस। और जो बॉन्ड है वो कौन सा है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है इससे अटैच होता है क्या, फॉस्फेट। सिंपल सी बात ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब बात यह आती है कि भाई जो फॉस्फेट है एक्चुअल में ये अटैच कहाँ पे होगा। देखिए जो फॉस्फेट है ये भी अटैच होता है कहाँ पे, शुगर से। जो शुगर है इसका जो फिफ्थ कार्बन है उस पर अटैच होगा कौन, फॉस्फेट। तो ध्यान रखना आपको कि जो फॉस्फेट है, दिस फॉस्फेट इज अटैच्ड विद फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि चाहे नाइट्रोजन बेस हो चाहे फॉस्फेट हो, अटैच तो कहाँ पे होते हैं, पेंटो शुगर से। मतलब अटैच तो होंगे किससे, शुगर से। जो नाइट्रोजन बेस है ये तो अटैच होता है कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे। एंड जो सेम शुगर है इसी शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे कौन अटैच हो जाएगा यहाँ पे, फॉस्फेट। फॉस्फेट अटैच हो गया कौन यहाँ पे, ये फॉस्फेट। ये बन गया क्या, अब न्यूक्लियोटाइड। शुगर के फर्स्ट कार्बन पे तो क्या है, नाइट्रोजन बेस है। एंड उसी शुगर के फिफ्थ कार्बन पे कौन है, फॉस्फेट। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, दिस बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपल सा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। जो शुगर होती है, शुगर के जो पेंटो शुगर है उसके जो फर्स्ट कार्बन है उस पर अटैच होता है कौन, नाइट्रोजन बेस। एंड उसी शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है उस पर कौन अटैच होता है, फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड। इस तरह के कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो उससे क्या बनता है, फिर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो बॉन्ड है ये भी आपको खैर ध्यान रखना है। ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जो शुगर है, शुगर का हमने देखा था दो टाइप होते हैं। शुगर हो सकती है यहाँ पे क्या, या तो होगी राइबोस या फिर कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोस। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो शुगर है, अगर शुगर हुई कौन सी, राइबोस, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हम क्या बोल देंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर मान लीजिए यहाँ पे शुगर हुई कौन सी, डीऑक्सी राइबोस, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा इसको हम क्या बोल देंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। कौन सी शुगर यहाँ पे यूज होती है उसके बेसिस पे हम न्यूक्लियोटाइड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इट इज आइदर राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे शुगर कौन सी है, राइबोस है, तो क्या बोल देंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस, तो क्या बोल देंगे इसको हम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो हम देखेंगे दो टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स। There are two types of nucleotides. Two types of nucleotides. Two types of nucleotides. ये होते हैं on the basis of sugar. On the basis of sugar.
अगर जो शुगर है मान लेते हैं कौन सी है, राइबो शुगर है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर प्रेजेंट है राइबो शुगर, तो इस तरह का जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन मान लीजिए जो न्यूक्लियोटाइड है अगर इसके अंदर प्रेजेंट है कौन सी शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर, तो इस तरह का जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हम क्या बोल देंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, दो टाइप के हो गए न्यूक्लियोटाइड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। ये तो हो गया शुगर के बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये तो हमने डिवाइड कर लिया इनको शुगर के बेसिस। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, नाइट्रोजन बेस। हमने डिस्कस भी किया था एक्चुअल में थोड़ी देर पहले कि जो नाइट्रोजन बेस है, जैसे हम पहले बात करें, ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है इसके पास में शुगर कौन सी है, राइबो शुगर। एंड जो राइबो शुगर है, राइबो शुगर से कौन कौन से नाइट्रोजन बेस अटैच हो सकते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। कहने का मतलब ये है 4 टाइप के जो नाइट्रोजन बेस है वो अटैच हो सकते हैं किससे, राइबो न्यूक्लियोटाइड से। मतलब यहाँ पे जब हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो शुगर है, शुगर कौन सी है यहाँ पे, राइबो शुगर है। राइबो शुगर है तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये तो हो गया किसके बेसिस पे, शुगर के बेसिस पे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे राइबो शुगर है, ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड है। अब इसको तो फिक्स कर देते हैं राइबो शुगर। जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस यहाँ पे आप 4 टाइप के अटैच कर सकते हैं। या तो आप अटैच करेंगे यहाँ पे क्या भाई, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है क्या एडिनिन, या हो सकता है क्या ग्वानिन, या हो सकता है क्या साइटोसिन, या फिर क्या हो सकता है यूरेसिल। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, राइबो शुगर की, क्योंकि जो थाइमिन है, थाइमिन कभी भी राइबो शुगर से अटैच नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। कहने वाला सिंपल सा ये है, 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस अटैच हो सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे किसके बेसिस पे, नाइट्रोजन बेस के बेसिस पे जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है इसके भी कितने टाइप हो जाएंगे, 4 टाइप। जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं। तो 4 टाइप के क्या बन जाएंगे यहाँ पे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसके भी हो जाएंगे 4 टाइप। ऐसे ही जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है इसके पास शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबो शुगर। एंड जो डीऑक्सी राइबो शुगर है इससे भी 4 टाइप के जो नाइट्रोजन बेस है वो अटैच हो सकते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है इसके भी हो जाएंगे कितने टाइप, 4 टाइप, 4 टाइप्स। ये हमने देखे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड है इसके हो जाएंगे 4 टाइप। एंड जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है इनके क्या हो जाएंगे, 4 टाइप। तो पहले हम देखेंगे किसके बारे में, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, कि कौन कौन से 4 टाइप के जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये फॉर्म होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किनके बारे में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे होता क्या है, जिसकी बेसिक इक्वेशन है, पहले हम लिख लेते हैं इसके बारे में। जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस अटैच होगा किसके साथ में, शुगर के साथ, जो पेंटो शुगर है। एंड यहाँ पे शुगर कौन सी लेंगे, राइबो शुगर, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर होती है राइबो शुगर, राइबोस शुगर। जो नाइट्रोजन बेस है वो राइबो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा, इसकी वजह से बनेगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। एंड जो न्यूक्लियोसाइड है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि राइबो शुगर है तो क्या बोल देंगे इसको, राइबो न्यूक्लियोसाइड। ये तो बन गया न्यूक्लियोसाइड या राइबो न्यूक्लियोसाइड स्पेसिफिकली। अब इसमें अटैच होगा ये जो शुगर है इसी के 5th कार्बन पे, इसके 5th कार्बन पे अटैच होगा कौन, फॉस्फेट। इससे क्या बन जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड। इससे बन जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड।
तो ये तो इसकी एक बेसिक इक्वेशन, नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोस शुगर। नाइट्रोजन बेस जो है राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, राइबो न्यूक्लियोसाइड। एंड जो राइबो न्यूक्लियोसाइड है इसके जो फिफ्थ कार्बन है इस पर अटैच होगा कौन, फॉस्फेट। क्या बनेगा इसकी वजह से, न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि जो शुगर है वो कौन सी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइबो शुगर। तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड और ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। इन्हीं को हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ये हो जाएगा एक तरह से न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है ये होते हैं एक्चुअल में 4 टाइप के। यहाँ पे हो सकता है कि एडिनिन हो, एडिनिन। अगर यहाँ पे हुआ क्या, एडिनिन, एडिनिन प्लस शुगर कौन सी, राइबो शुगर, राइबो शुगर। क्योंकि जो शुगर है हमको कौन सी रखनी है यहाँ पे, राइबो शुगर रखनी है चारों केस में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो राइबो शुगर, इससे बनेगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। एंड ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन, एडिनोसिन। ये तो बन गया न्यूक्लियोसाइड या राइबो न्यूक्लियोसाइड। इसमें अटैच होगा, इसके फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगा कौन, फॉस्फेट। इससे बन जाएगा अब न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड या इसी को क्या बोलते हैं हम, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो एडिनोसिन है इससे एक सिंगल जो फॉस्फेट है वो अटैच हो गया तो क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी को क्या बोलते हैं हम, एडिनाइलिक एसिड। तो ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड। देखिए जो एडिनोसिन है इसमें अटैच हुआ फिफ्थ कार्बन पे क्या, फॉस्फेट, क्या बन गया, एडिनाइलिक एसिड, एसिड। यानी कि जो एसिडिक नेचर है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, जो एसिडिक नेचर है वो किसकी वजह से आता है, जब इसमें अटैच होता है क्या, अटैच होता है क्या, फॉस्फेट, या बोल सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड। जब फॉस्फेट ग्रुप को प्रोवाइड करता है तो फॉस्फेट की वजह से या जो फॉस्फोरिक एसिड है उसकी वजह से आता है इसके अंदर क्या, एसिडिक नेचर। एंड जो न्यूक्लियोटाइड है इसी से क्या बनता है फिर, न्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते हैं तो क्या बनेगा उससे, न्यूक्लिक एसिड। तो चाहे आपसे ये पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड या आपसे पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो एक्चुअल में एसिडिक नेचर है वो किसकी वजह से आता है, फॉस्फेट की वजह से। ये तो क्या हमारा कौन सा केस, फर्स्ट वाला केस। देखिए ये एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आ चुका है। एग्जाम के अंदर बस ये पूछा था कि भाई जैसे टर्म दिए हुए थे एडिनिन, एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड, इसमें से ये बताना था कि कौन तो नाइट्रोजन बेस है, इनमें से क्या न्यूक्लियोसाइड है, एंड इसमें कौन न्यूक्लियोटाइड है। एडिनिन क्या है, नाइट्रोजन बेस, एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड, एंड एडिनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया एडिनिन। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेंगे क्या, ग्वानिन, ग्वानिन। अब बिल्कुल सेम मैनर में ग्वानिन प्लस राइबो शुगर, इससे बनेगा न्यूक्लियोसाइड। एंड ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसको हम बोलते हैं क्या, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन प्लस इसमें अटैच होगा क्या, फॉस्फेट। ग्वानोसिन के फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगा फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ग्वानिलिक एसिड। ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिलिक एसिड, या इसी को हम क्या बोलेंगे, GMP, GMP, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद हम लेंगे क्या, नेक्स्ट जो है साइटोसिन। साइटोसिन तो क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर कौन सी लेनी है, राइबो शुगर। साइटोसिन अटैच होगा राइबो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे और बनेगा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड। एंड ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसको हम क्या बोलेंगे, साइटिडीन, साइटिडीन। ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। ये जो साइटिडीन है इसके फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगा कौन, फॉस्फेट, जिसकी वजह से बन जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड या CMP, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब लास्ट बचता है इसमें, जो लास्ट नाइट्रोजन बेस है वो कौन सा लेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए शुगर कौन सी है, ये राइबोस। यहाँ पे हमें लेना है क्या, यूरेसिल। यहाँ पे आपको थाइमिन नहीं लेना है। जो थाइमिन है, थाइमिन कभी भी राइबोस शुगर से अटैच नहीं होता।
थायमिन जो है वो अटैच होता है किससे, डीऑक्सी शुगर से। जो थायमिन है ये राइबो से अटैच नहीं होता। जो राइबोज से कौन अटैच होता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल प्लस राइबो शुगर, यहाँ बनेगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, यूरिडिन। यूरिडिन प्लस इसमें अटैच हो जाएगा, फिफ्थ कार्बन पे अटैच हो जाएगा कौन, फॉस्फेट। तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज यूरिडाइलिक एसिड। यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और यूएमपी। तो ये बन गई क्या, 4 टाइप के राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, 4 टाइप के राइबो न्यूक्लियोटाइड। एंड जब ये राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते हैं तो इसी से क्या बनता है, इनसे ही बनता है क्या, आरएनए। तो सिंपल सी बात है, ये 4 टाइप के राइबो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये जब आपस में अटैच होंगे, ये जब पॉलीमराइज होंगे तो इनसे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो न्यूक्लियोटाइड हैं शुगर के बेस पे 2 टाइप के हैं, या तो राइबो न्यूक्लियोटाइड या कौन से हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है जब ये पॉलीमराइज होंगे तो क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। एंड जब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होंगे तो क्या बनेगा, फिर डीएनए बनेगा। तो इनके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है यहाँ पे, आरएनए। अब देखिए होता क्या है, ये जो हमने देख गया ये तो है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में ये है न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर क्या होता है, एक ही फॉस्फेट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड से सारे एएमपी, जीएमपी, सीएमपी एंड यूएमपी। अब देखिए सेल के अंदर लेकिन होता क्या है, ये तो हो गया सिंगल फॉस्फेट है यहाँ पे, जो उनको बोलते हैं मोनोफॉस्फेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और जो फॉस्फेट है वो अटैच हो जाए, जैसे एएमपी, एएमपी के अंदर अगर मान लीजिए एक और फॉस्फेट अटैच हो जाए तो क्या बोल देंगे इसको, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले से ही फॉस्फेट प्रेजेंट है, जब सेकंड वाला फॉस्फेट आता है तो होता क्या है, यहाँ पे जो फॉस्फेट एक दूसरे को रिपेल करता है, यहाँ पे हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड उस हाई एनर्जी को यूज करके सेकंड वाला जो फॉस्फेट है वो अटैच होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड अगर मान लीजिए एक और फॉस्फेट अटैच हो जाए तब क्या बन जाएगा यहाँ पे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी को यूज किया जाता है किसमें, इन एक्स्ट्रा फॉस्फेट को अटैच करने में। कहने का मतलब ये है कि जो भी मोनोफॉस्फेट हैं ये एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें ट्राइफॉस्फेट में। मतलब जैसे ये रहा एएमपी, ये जो एएमपी है, अब मान लेते हैं इसमें अटैच हुआ क्या, एक फॉस्फेट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी, उस रिलीज एनर्जी को यूज किया जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉस्फेट को अटैच करने में। तो इससे क्या बन जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए इसमें क्या होता है, एएमपी था पहले से, पहले था एक फॉस्फेट, अब क्या हुआ, एक फॉस्फेट और आया। तो इसको हम इस तरह से, हाई एनर्जी जो बॉन्ड है इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक फॉस्फेट इसमें और आ गया तो ये क्या हो गया, एडीपी हो गया। अब क्या होगा कि जो एडीपी है इसमें अगर मान लीजिए एक जो फॉस्फेट है वो और ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये एटीपी, ये बन जाएगा एटीपी। पहले था मोनोफॉस्फेट, एक आया तो क्या बन गया था, डाइफॉस्फेट, एक और आ गया फॉस्फेट तो क्या बन गया, ये ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट हो गए तो क्या बन गया, ये एटीपी। तो होता क्या है, इस तरह से कई सारे जो एटीपी है ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई, मतलब फूड का जो ऑक्सीडेशन हुआ उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, उस रिलीज एनर्जी से जो सेल वो क्या करती है, इस तरह से जो एटीपी है इनको फॉर्म कर लेती है। एंड अब मान लीजिए सेल को कोई फंक्शन करना है तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एटीपी है तो ये जो बॉन्ड है मान लीजिए ये ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा, वापस एडीपी बन जाएगा। या हो सकता है कि जो दूसरा फॉस्फेट है ये भी रिलीज हो जाए तो क्या बन जाएगा, वापस एएमपी बन जाएगा। मतलब ये है कि जब सेल करती है रेस्पिरेशन तो वो जो रिलीज एनर्जी है उसको यूज करके जो सेल वो क्या करती है, एक्स्ट्रा फॉस्फेट को अटैच कर लेगी तो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। जब सेल को कुछ फंक्शन करना है जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये जो बॉन्ड है इनको ब्रेक किया जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है एंड उस रिलीज एनर्जी से उस काम को किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि सेल को करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो सेल को यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो सेल क्या करेगी, जो एडीपी बने हुए हैं उनमें जो फॉस्फेट है उनको ब्रेक करेगी, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एनर्जी निकलेगी,
उस रिलीज एनर्जी को फिर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा ट्रांसपोर्ट में। तो इस तरह से सेल क्या करती है, जो एएमपी है उनको एडीपी या एटीपी में कन्वर्ट कर लेती है। एंड जब सेल को कुछ काम करना होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक तरह से, तो ये जो फॉस्फेट है इनको फिर अलग किया जाता है। तो ये बन गया एटीपी। ऐसे ही जो बाकी के मोनोफॉस्फेट हैं, जैसे कि जीएमपी, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें जब अटैच होगा क्या, फॉस्फेट, एक फॉस्फेट जब और लगेगा इसमें, तो क्या बन जाएगा ये जीडीपी, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें एक और फॉस्फेट अगर अटैच होता है तो क्या बन जाएगा ये जीटीपी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही अगर हम देखते हैं सीएमपी, जो सीएमपी है इसमें अटैच हो जाए एक फॉस्फेट, तो ये क्या हो जाएगा सीडीपी, साइटिडीन डाइफॉस्फेट। तो ये जो है इसमें सीएमपी, पहले से एक फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और इसमें अटैच हुआ है, तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड। इसके बाद में मान लेते हैं कि एक फॉस्फेट और अटैच हुआ इसमें भी, तो ये क्या बन जाएगा सी टी पी, सी एम पी था पहले एक बार अटैच हुआ, एक और अटैच हुआ, तो ये 3 फॉस्फेट सी टी पी। एंड लास्ट इसमें कौन सा है, यू एम पी था, इसमें अटैच हुआ क्या, एक फॉस्फेट अटैच हुआ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे यू डी पी, पहले था यू एम पी, एक फॉस्फेट अटैच हुआ, तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड। एंड इसमें एक फॉस्फेट और अटैच हुआ, तो ये बन गया क्या यू टी पी। ये यू एम पी था, पहले एक अटैच हुआ, फिर एक और अटैच हुआ, ये तो ये हो गया यू टी पी। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से 4 टाइप के क्या है यहाँ पे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, इनको हम बोलते हैं क्या एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। ये भी आगे हमारे काफ़ी काम आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, ये एक्चुअल में एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। भाई सबके पास में क्या है, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे हम एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोटाइड, या इनको हम बोल सकते हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर एक्चुअली कैरियर ऑफ एनर्जी, दे कैरी एनर्जी, तो ये एनर्जी कैरी करते हैं। कैरियर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कैरी करते हैं एंड सेल में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे ये जो ट्राइफॉस्फेट है, आगे जब हम बात करेंगे, ये हमने बात की किनके बारे में, राइबो न्यूक्लियोटाइड। जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है इन्हीं से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा, देखिए एक्चुअल में जो अटैचमेंट है वो तो मोनोफॉस्फेट का ही होना है, लेकिन जब रिएक्शन मतलब स्टार्ट होती है, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा आरएनए के फॉर्मेशन का, उस समय क्या होगा, जो स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियोटाइड यूज होंगे वो होंगे ये ट्राइफॉस्फेट वाले। मतलब जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जाएंगे प्रोसेस के अंदर। अब इनके पास में क्या, सबके पास में 2-2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा है, क्योंकि यूज तो होना है सिंगल फॉस्फेट। तो इनके पास में जो भी 2-2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट होते हैं, वो फॉस्फेट जो है वो हो जाते हैं रिलीज, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एंड वो जो रिलीज एनर्जी है उसको यूज किया जाता है इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ये तो जो इनके पास में 2-2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट हैं वो निकलेंगे तो एनर्जी निकलेगी, जब एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में पॉलीमराइज करने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो हम किसको बोलते हैं, जो मोनोफॉस्फेट है इनको, जो है मोनोफॉस्फेट इनको बोलते हैं। लेकिन सेल को मान लीजिए जब भी कोई प्रोसेस करनी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या मान लीजिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आरएनए के फॉर्मेशन के बारे में ही, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले से बन जाते हैं ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि प्रोसेस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी। एंड जो भी 2-2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट है ये रिलीज हो जाएंगे। एंड जो रिलीज एनर्जी है इसको यूज़ किया जाता है इन न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन में। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा इनके बारे में। तो ये तो हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसके अंदर बेसिक इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, नाइट्रोजन बेस प्लस यहाँ पे शुगर कौन सी होगी, हम बात कर रहे हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की, तो यहाँ पे शुगर कौन सी लेंगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर। इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा न्यूक्लियोसाइड, एंड जो न्यूक्लियोसाइड है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। अब ये तो बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। इसमें अटैच होगा क्या, फॉस्फेट, इसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होगा और इससे बनेगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। इसी को हम बोलेंगे क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। देखिए सेम चीज है यहाँ, बस करना क्या है, क्योंकि जो शुगर है वो कौन सी है, डीऑक्सी राइबो शुगर है। हमने जब बात की थी राइबो न्यूक्लियोटाइड के बारे में, वहाँ पर शुगर कौन सी थी, राइबोस। यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी राइबोस। तो बस आपको करना है क्या, हर जगह डीऑक्सी लगा देना है। जैसे वहाँ पे बना था राइबो न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे क्या कर दिया इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। वहाँ पे बना था क्या, राइबो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे क्या बन गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो मतलब यहाँ पे बस करना क्या, आपको डीऑक्सी जो है उसको पहले आगे लगा देना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल लें, नाइट्रोजन बेस एडेनिन, एडेनिन प्लस शुगर कौन सी लेनी है, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस शुगर, और ये अटैच होगा एडेनिन किसके साथ में, डीऑक्सी राइबोस के साथ में। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा न्यूक्लियोसाइड, एंड जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। देखिए यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे जो है बस क्या किया हमने, यहाँ पे लिखा था एडिनोसिन, अब क्या लिख दिया, डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा था हमने, फॉस्फेट अटैच होगा, फिर क्या बना था, एडिनाइलिक एसिड। क्या कर देंगे इसको, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। यहाँ पे इसको क्या लिखा था, AMP, इसको लिख देंगे क्या, DAMP, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब केवल आपको जो डीऑक्सी है इसको यूज करना है, और डीऑक्सी एडिनोसिन, इसमें 5वें कार्बन पे अटैच हो जाएगा क्या, फॉस्फेट। अब बन जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड, इसको हम बोलेंगे क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। एंड इसका एक्चुअल में यहाँ पे जो नेम है, क्योंकि एडिनोसिन है, डीऑक्सी एडिनोसिन, तो ये होगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। इससे पहले वाले केस में क्या था, एडिनाइलिक एसिड, ये इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। उसको हमने बोला था AMP, बस यहाँ पे क्या करना है, डी लगा देना है, DAMP, ये हो गया। तो यार क्या यहाँ पर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ये एडेनिन है, अब ले लेते हैं क्या, ग्वानिन, ग्वानिन प्लस डीऑक्सी राइबो शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर। क्या बनेगा यहाँ पे, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन। इसके 5th कार्बन पे अटैच होगा क्या, फॉस्फेट। इससे क्या बनेगा, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। क्या इसी को क्या बोलते हैं हम, DGMP। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं क्या, साइटोसिन। जो साइटोसिन है ये अटैच हुआ किसके साथ में, डीऑक्सी राइबो शुगर के साथ। इसकी वजह से
जहाँ पे बनता है न्यूक्लियोसाइड उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीसाइटिडीन। डीऑक्सीसाइटिडीन। इसके 5वें कार्बन पे अटैच होगा क्या, फॉस्फेट। यहाँ बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड जिसको हम क्या बोलेंगे एक्चुअल में, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड या शॉर्ट में क्या हो सकते हैं इसको, DCMP, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब बचता है इसमें लास्ट। देखिए जो एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन है ये तो राइबोस शुगर से भी अटैच होते हैं एंड जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है उससे भी अटैच होते हैं। लेकिन अब बचता है यहाँ पे लास्ट जो कि स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक केस यहाँ पे कौन सा होगा, थायमिन का। जो थायमिन है, थायमिन अटैच होता है केवल किसके साथ में, डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ। एंड जो यूरेसिल है वो अटैच होता है किसके साथ में, केवल राइबोस शुगर के साथ। तो हमने जो लास्ट केस लिया था यहाँ पे, तो इसमें ये वाला जो केस था इसमें हमने क्या लिया था यहाँ पे, यूरेसिल। जो यूरेसिल है ये अटैच होता है राइबोस शुगर से। यूरेसिल कभी भी डीऑक्सी राइबोस शुगर से अटैच नहीं होता है। यहाँ पे हम कौन सा केस लेंगे, थायमिन का। यहाँ पे आएगा थायमिन, थायमिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर, इससे क्या बनेगा, डीऑक्सीथाइमिडीन। डीऑक्सीथाइमिडीन ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। इसके 5वें कार्बन पे अटैच होगा क्या, फॉस्फेट। फॉस्फेट अब इससे क्या बन जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड या शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, DTMP, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये बन गए क्या, 4 टाइप के यहाँ पे। ये 4 टाइप के क्या होते हैं यहाँ पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, DAMP, DGMP, DCMP एंड DTMP। ये होते हैं 4 टाइप के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। एंड ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये जब पॉलीमराइज होते हैं इनसे क्या बनता है, DNA। जब राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते तो क्या बनता है, RNA बनता है। एंड जब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होंगे तो उससे क्या बनेगा, DNA। मतलब जब भी DNA का फॉर्मेशन करना है तो उसके अंदर ये 4 टाइप के जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये यूज होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो गया क्या, मोनोफॉस्फेट। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जब मोनोफॉस्फेट फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, पहले तो डाइफॉस्फेट में और फिर क्या बनता है, ट्राइफॉस्फेट। तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्या होता है, सेम चीज़ें होती हैं। जो भी मोनोफॉस्फेट है इनका कन्वर्जन होता है किसमें, ट्राइफॉस्फेट में। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए DAMP, DGMP, DCMP एंड DTMP। ये तो है क्या, मोनोफॉस्फेट। इनमें अटैच होते हैं क्या, अगर मान लीजिए इनमें डायरेक्ट हम अटैच करते थे दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट, तो इनके पास में हो जाएंगे कितने फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हो जाएंगे। पहले से एक तो प्रेजेंट है, दो और एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे तो बन जाएगा क्या, DATP। इससे क्या बन जाएगा, DGTP। इससे क्या बन जाएगा, DCTP एंड इससे क्या बन जाएगा, DTTP। ये हो गया एक्टिवेटेड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेटेड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेटेड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर कैरियर ऑफ एनर्जी। ये भी क्या करते हैं, जो हाई एनर्जी है उसको कैरी करते हैं। दे आर कैरियर ऑफ एनर्जी।
कैरियर ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनके पास में क्या है, टोटल 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको कैरी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब हम बात करेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, मतलब जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो डीएनए का जो फॉर्मेशन है उसमें क्या यूज़ होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए एक्चुअल में जो अटैचमेंट है वो तो खैर इन मोनोफॉस्फेट का ही होना है, लेकिन जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, मतलब डीएनए का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होगा, तो जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहले जो भी मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, ट्राइफॉस्फेट। तो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कौन, ये ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद में क्या होगा, सबके पास में क्या है, दो फॉस्फेट एक्स्ट्रा है। इनके जो भी दो फॉस्फेट एक्स्ट्रा है ये सब होते हैं रिलीज, जिसकी वजह से क्या निकलती है, एनर्जी। एंड वो जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है इनके बीच में बॉन्ड बनाने में। तो जो पहले बनेंगे ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद में क्या होगा, दो जो भी एक्स्ट्रा फॉस्फेट है ये निकल जाते हैं, और जो रिलीज एनर्जी है उनको इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन में यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से फिर डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे राइबोन्यूक्लियोटाइड हो चाहे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो, जब जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उनसे क्या बनता है, आरएनए बनता है, एंड जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उनसे क्या बनता है, डीएनए बनता है। लेकिन दोनों ही केस में कॉमन चीज़ क्या है कि जो मोनोफॉस्फेट है पहले उससे क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। जब आरएनए बनेगा तब भी क्या होगा, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके ट्राइफॉस्फेट फॉर्म यूज़ होंगे इनिशियल में। एंड ऐसे ही जब डीएनए बनेगा तब भी क्या होगा, जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है वो यूज़ होते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दो फॉस्फेट होते हैं वो जाते हैं रिलीज, एंड जो रिलीज एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो ये हो गया यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या देखा, जो न्यूक्लियोटाइड है उनके दो टाइप देखे ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन बेस के बेसिस पे जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके होते हैं 4 टाइप, एंड जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके भी क्या होते हैं 4 टाइप। तो ये तो हो गया इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए इसको हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।